नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में एक दिन में 22,270 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि शुक्रवार को आए 25,920 मामलों से कम हैं। इसके अलावा 325 लोगों की इस दौरान कोरोना के कारण जान भी गई है। वहीं देश में अब पॉजिटिविटी रेट 2.07% से घटकर 1.80% हो गया है। फिलहाल देश में एक्टिव मामलों का आंकड़ा 2,53,739 है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आश्वासन दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को वो देखेंगे। केजरीवाल पर आरोप लगा है कि खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के साथ उनके कथित तौर पर संबंध हैं। अमित शाह ने कहा कि वो इन आरोपों को व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में आप और खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के बीच कथित संबंधों की जांच की मांग की थी। चन्नी को शुक्रवार को लिखे एक जवाबी पत्र में अमित शाह ने कहा, आपके पत्र के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी का देश विरोधी, अलगाववादी और प्रतिबंधित संगठन के संपर्क में होना और चुनाव में सहयोग प्राप्त करना देश की एकता एवं अखंडता के दृष्टिकोण से अत्यंत गंभीर है। गृह मंत्री ने कहा, इस प्रकार के तत्वों का एजेंडा देश के दुश्मनों के एजेंडे से अलग नहीं है। ये अत्यंत निंदनीय है। कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए अलगाववादियों के साथ मिलकर पंजाब और देश की एकता को तोड़ने की सीमा तक जा सकते हैं। अमित शाह ने आगे कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि किसी को भी देश की एकता को भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत सरकार ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया है और मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को गहराई से दिखाऊंगा। तृणमूल कांग्रेस में अनबन की खबरों के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही पार्टी में नंबर 2 की जगह पर रखा है। अभिषेक बनर्जी फिर से तृणमूल के महासचिव चुने गए हैं। तृणमूल में अनबन की खबरों के बीच कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति को भंग कर दिया था। इसके भंग किए जाने से पहले अभिषेक बनर्जी ही पार्टी के महासचिव थे। अभिषेक बनर्जी के महासचिव पद देने का फैसला पार्टी की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था नई पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद लिया गया। ये बैठक ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर हुई। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस चरण में भी बीजेपी और सपा के बीच में जोरदार मुकाबला है। इस चरण में 16 जिलों हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों में मतदान होगा। अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल हैं। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी चुनाव प्रचार किया। इस इलाके में यादव मतदाता कई सीटों पर प्रभावी हैं और वो जिसके पक्ष में झुकेंगे उसे ही कामयाबी हासिल होगी। छात्राओं के प्रवेश से शुरू हुए कर्नाटक हिजाब की आंच बाकी लोगों पर भी आने लगी है। कर्नाटक के तुमकुर में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में गेस्ट लेक्चरर के तौर पर काम करने वाली एक महिला ने हिजाब के साथ परिसर में प्रवेश न मिलने की वजह से इस्तीफा दे दिया। महिला टीचर का कहना है कि वो बीते 3 साल से यहाँ बहुत आराम से काम कर रही थीं और हिजाब पहनकर आ रही थीं। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब उनसे कहा जा रहा है कि वो इसको ना पहने और हटा कर आएं। उन्होंने कहा, इससे मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो भारत के कर्नाटक में हिजाब बैन को लेकर बहुत चिंतित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हिजाब विवाद को लेकर पाकिस्तान ने 9 फरवरी को इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को तलब किया और पाकिस्तान की चिंताओं को बताया था। पाकिस्तान ने हिजाब विवाद को RSS और बीजेपी की बहुसंख्यकवाद की राजनीति का हिस्सा बताया। हालांकि इससे पहले भारत विदेशों से आने वाली ऐसी प्रतिक्रियाओं को लेकर सख्त रुख दिखा चुका है और कह चुका है कि ये भारत का आंतरिक मामला है। सिंगापुर के PM ली सिएन लूंग द्वारा अपनी संसद में दिए गए भाषण में भारत के जिक्र के बाद भारत ने इस पर कड़ा रुख दिखाया और कड़ी प्रतिक्रिया दी। सिंगापुर के उच्चायोग को भी तलब किया। इसी को लेकर अब भारत में भी प्रतिक्रिया हो रही है और भारत के कदम को जरूरत से ज़्यादा कड़ा बताया जा रहा है। बता दें, सिंगापुर के PM ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तो तारीफ की थी, लेकिन इसके साथ ही इस ओर भी इशारा किया कि उनके बाद भारत की हालत लगातार खराब हुई। उन्होंने कहा कि बाद की पीढ़ियों के नेताओं ने नैतिक मूल्यों का पतन होने दिया।
उन्होंने भारत की संसद में अपराधी नेताओं की संख्या का भी जिक्र किया। इसी को लेकर राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, जब दूसरे देशों से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं जैसा सिंगापुर में हुआ, तो ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। उन्होंने बीबीसी से कहा कि कोई हमें आईना दिखा रहा है तो हमें सोचना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। मनोज झा ने कहा कि सिंगापुर के पीएम को लेकर भारत की प्रतिक्रिया अतिवादी थी। उनके अनुसार भारत की संसद में भी पाकिस्तान और दूसरे देशों पर टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन उन देशों से कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। बता दें, हाल ही में चीन और पाकिस्तान का नाम लेकर भारत की संसद में काफी चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि वो इसको लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने ये दावा ऐसे समय में किया जब रूस के द्वारा समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के निवासियों को कहीं और ले जाने का ऐलान किया और दावा किया कि यूक्रेन ने गोलीबारी तेज कर दी है और हमले की योजना बना रहा है। रूस के सरकारी मीडिया में रिपोर्ट ये छापी गई और कहा गया कि बसें वहां के स्थानीय लोगों को रूस लेकर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रूस की ये सब उकसावे की फर्जी कोशिशें हैं ताकि उसकी आगामी आक्रामकता को सही ठहराया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों को निकालने की घोषणा रूस की चालाकी है ताकि दुनिया का ध्यान इस तथ्य से हटाया जा सके कि रूस हमले की तैयारी कर रहा है। रूस यूक्रेन संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दुनिया शायद शीत युद्ध के समय की तुलना में अब अधिक खतरनाक स्थिति में है। गुटेरेस ने चेतावनी दी कि प्रमुख शक्तियों के बीच एक छोटी सी गलती या मिसकम्युनिकेशन के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। उन्होंने म्यूनिख में एक वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में कहा, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हम एक नए शीत युद्ध में हैं? मेरा जवाब है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा अब अधिक जटिल है और शायद उस समय की तुलना में अधिक है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।